नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ओशनोग्राफी, यानी महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स। ये विषय न केवल दुनिया के जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस जटिल विषय को एक बहुत ही व्यवस्थित और सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज के हमारे सत्र का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मूल अवधारणाओं यानी कोर कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम सतही और गहरी धाराओं के बीच का अंतर समझेंगे। इसके बाद हम उन शक्तियों को जानेंगे जो इन धाराओं को चलाती हैं, द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ करंट्स। फिर हम गति के कुछ सुनहरे नियमों यानी द गोल्डन रूल्स ऑफ मूवमेंट को सीखेंगे। इन नियमों को समझने के बाद हम प्रमुख महासागरों के नक्शे पर इन धाराओं को पहचानेंगे। इसके बाद हम इनके जलवायु और आर्थिक प्रभावों, क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। और सत्र के अंत में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन कैप्सूल भी होगा। ये एक तार्किक प्रवाह है जो आपको विषय को पूरी तरह से समझने में मदद करेगा। तो चलिए हमारे पहले और सबसे बुनियादी खंड से शुरू करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स, सरफेस वर्सेस डीप, यानी मूल अवधारणाएं, सतही बनाम गहरी धाराएं। इस प्राथमिक वर्गीकरण को समझना ही इस पूरे विषय की नींव है। अगर ये अंतर आज आपको स्पष्ट हो गया तो यकीन मानिए आगे की सभी अवधारणाएं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ महासागरीय धाराओं का सबसे पहला और मौलिक विभाजन दिया गया है। चलिए स्लाइड के बाईं ओर से शुरू करते हैं। सरफेस करंट्स यानी सतही धाराएं। पहली पंक्ति कहती है ड्रिवन बाय विंड पैटर्न्स। इसका सीधा सा मतलब है कि ये धाराएं मुख्य रूप से हवा के पैटर्न यानी वैश्विक पवनों द्वारा संचालित होती हैं। जब हवा समुद्र की सतह पर लगातार एक ही दिशा में चलती है तो घर्षण या फ्रिक्शन के कारण वो पानी को अपने साथ आगे धकेलती है। यह प्रक्रिया सतह से लगभग 0 से 400 मीटर की गहराई तक सक्रिय रहती है। दूसरी पंक्ति है कंटेन्स सैंड 10% ऑफ ओशन वाटर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना है। महासागर के कुल पानी का केवल 10% हिस्सा ही इन सतही धाराओं में शामिल है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। उदाहरण के तौर पर गल्फ स्ट्रीम और कैलिफोर्निया करंट, ये दोनों प्रसिद्ध सतही धाराएं हैं। अब इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी गई है, सरफेस इज इक्वल्स टू सन प्लस स्टॉर्म। इसका मतलब है जहां सूरज की गर्मी और हवा का प्रभाव यानी स्टॉर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा है, वहीं सतही धारा बनती है। यानी जहां हवा वहां सरफेस करंट। अब स्लाइड के दाईं ओर देखते हैं, डीप वाटर करंट्स यानी गहरी जल धाराएं। पहली पंक्ति कहती है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। यह शब्द परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे तोड़कर समझते हैं। यह 2 भागों से बना है, थर्मो जिसका अर्थ है तापमान हीट और हेलाइन जिसका अर्थ है लवणता सैलिनिटी। तो यह परिसंचरण तापमान और लवणता में अंतर के कारण होता है। अगली पंक्ति इसे और भी स्पष्ट करती है, ड्रिवन बाय डेंसिटी डिफरेंसेस यानी घनत्व के अंतर से संचालित। जब पानी ठंडा होता है और उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह भारी यानी डेंस हो जाता है, और भारी होने के कारण वह नीचे की ओर डूबता है, जिससे गहरी धाराओं का निर्माण होता है। यह धाराएं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम करती हैं। यह एक वैश्विक परिसंचरण प्रणाली है जो पूरे ग्रह पर गर्मी और पोषक तत्वों का वितरण करती है। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है, थर्मो प्लस हेलाइन इज इक्वल्स टू ठंडा प्लस नमकीन इज इक्वल्स टू नीचे जाएगा, यानी ठंडा और नमकीन पानी भारी होकर डूब जाएगा। यह कॉन्सेप्ट मेंस परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, सतही और गहरी, तो अगला तार्किक प्रश्न ये उठता है कि ये धाराएं चलती ही क्यों हैं? ये खंड द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ करंट्स इसी क्यों पर केंद्रित है। ये बल ही पूरे सिस्टम का इंजन है और परीक्षा में अक्सर यहीं से सीधे प्रश्न बनते हैं। इस स्लाइड में हम उन 4 मुख्य शक्तियों को समझेंगे जो पानी की गति और प्रवणता पैदा करती हैं। केंद्र में है वाटर मूवमेंट ग्रेडियंट। चलिए एक एक करके इन शक्तियों को समझते हैं। सबसे पहले विंड यानी पवन। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, ये सतही धाराओं का प्राथमिक जनक है। ये पानी को घर्षण के माध्यम से एक खास दिशा में धकेलता है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण है कोरियोलिस इफेक्ट। ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से पानी की गति में आने वाला एक मोड़ या डिफ्लेक्शन है। यहाँ नियम बहुत स्पष्ट हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी एन हेमिस्फीयर में ये पानी को दाईं ओर यानी राइट साइड पर मोड़ता है, जिससे गति क्लॉकवाइज होती है।
और दक्षिणी गोलार्ध यानी एस हेमिस्फीयर में ये पानी को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर मोड़ता है, जिससे गति काउंटर क्लॉकवाइज होती है। इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा, ये आगे जायर्स को समझने में बहुत काम आएगा। तीसरा कारक है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यानी तापमान और लवणता। ये घनत्व प्रवणता यानी डेंसिटी ग्रेडियंट्स बनाता है। जैसा कि हमने देखा, ठंडा और अधिक खारा पानी भारी होता है और गर्म तथा कम खारा पानी हल्का होता है। भारी पानी नीचे डूबता है और हल्का पानी उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे धीमी लेकिन विशाल गहरी धाराओं की गति उत्पन्न होती है। और चौथा बल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी गुरुत्वाकर्षण बल। मुख्य रूप से चंद्रमा और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव लाता है, जिसे हम ज्वार भाटा यानी टाइड्स कहते हैं। यह ज्वारीय गति भी एक प्रकार की धारा है और यह महासागरों के व्यापक धारा प्रवाह को भी प्रभावित करती है, खासतौर पर तटीय क्षेत्रों में। तो अब तक हम धाराओं के प्रकार और उनके पीछे की शक्तियों को समझ चुके हैं। इन शक्तियों को समझने के बाद अब हम कुछ सार्वभौम नियम निकाल सकते हैं जो ये नियंत्रित करते हैं कि धाराएं कैसे व्यवहार करती हैं और भूगोल को कैसे प्रभावित करती हैं। इन्हें हम गति के सुनहरे नियम यानी द गोल्डन रूल्स ऑफ मूवमेंट कहेंगे। ये स्लाइड इस विषय के सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यहाँ गर्म और ठंडी धाराओं के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। चलिए इसे पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। पहला पैरामीटर है मूवमेंट लॉजिक यानी गति का तर्क। गर्म धाराएं वार्म करंट्स हमेशा भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल की ओर चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर अतिरिक्त गर्मी होती है, जिसे वे ध्रुवों की ओर ले जाकर ऊर्जा का संतुलन बनाती हैं। इसके ठीक विपरीत ठंडी धाराएं कोल्ड करंट्स ध्रुवों से भूमध्य रेखा इक्वेटर की ओर चलती हैं, ठंडे पानी को गर्म क्षेत्रों की ओर लाती हैं। दूसरा पैरामीटर है क्लाइमेटिक इम्पैक्ट यानी जलवायु पर प्रभाव। गर्म धाराएं अपने साथ नमी लाती हैं, जिससे वाष्पीकरण होता है और वर्षा, रेन या आर्द्र स्थितियां पैदा होती हैं। इसके विपरीत ठंडी धाराएं शुष्कता, ड्राइनेस या शुष्ककारी प्रभाव डेसिकेटिंग इफेक्ट लाती हैं। वे अपने ऊपर की हवा को ठंडा कर देती हैं, जिससे हवा की नमी धारण करने की क्षमता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। ठंडी हवा में वाष्पीकरण इवेपोरेशन नहीं हो पाता, इसलिए वर्षा की संभावना भी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि ये धाराएं अपने आसपास के तटीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम लाती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी यानी महाद्वीपीय भूगोल। ये एक नियम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। गर्म धाराएं आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों ईस्ट कोस्ट्स पर पाई जाती हैं और ठंडी धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों वेस्ट कोस्ट पर पाई जाती हैं। स्लाइड के नीचे दिया गया गोल्डन रूल इन सभी बातों का सार है। इसे ध्यान से देखें। ईस्ट कोस्ट इज इक्वल टू वार्म इज इक्वल टू वेट, वेस्ट कोस्ट इज इक्वल टू कोल्ड इज इक्वल टू डेजर्ट। यानी पूर्वी तट पर गर्म धारा और वर्षा होगी और पश्चिमी तट पर ठंडी धारा और रेगिस्तान मिलेगा। यह एक मास्टर कुंजी है जो कई प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगी। अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं, जायर्स। यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ये एक पसंदीदा विषय रहा है। तो जायर क्या है? ये महासागरीय धाराओं की एक बड़ी वृत्ताकार परिसंचारी प्रणाली है। स्लाइड पर दिया गया फॉर्मूला इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। विंड प्लस कोरियोलिस प्लस कॉन्टिनेंटल शेप इज इक्वल टू जायर। यानी पवन गति शुरू करती है, कोरियोलिस प्रभाव उसे मोड़ता है और महाद्वीपीय आकार उसे एक वृत्ताकार पथ में सीमित कर देता है, जिसे एक जायर बनता है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जायर का घुमाव क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त है। ये सीधे कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम है जो उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को दाईं ओर मोड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में घुमाव एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त है, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस प्रभाव चीज़ों को बाईं ओर मोड़ता है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत आसान रोटेशन ट्रिक दी गई है। नॉर्थ इज नॉर्मल क्लॉक, साउथ इज उल्टा शॉक। यानी उत्तर में घड़ी की सामान्य दिशा और दक्षिण में उसकी उल्टी दिशा। इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब तक हम नियमों और शक्तियों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब समय है इन अवधारणाओं को असल दुनिया पर लागू करने का। इस खंड में हम वास्तविक दुनिया के महासागरीय मानचित्रों पर धाराओं को समझने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि ये नियम कैसे काम करते हैं। चलिए अटलांटिक महासागर से शुरू करते हैं। नक्शे पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम W, जो एक गर्म धारा है, मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। आगे जाकर यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है, जो अपनी गर्मी से पश्चिमी यूरोप को रहने योग्य बनाती है। अब ठंडी धाराओं को देखें। आर्कटिक से आने वाली लैब्राडोर करंट C
उत्तर से नीचे की ओर आ रही है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कैनरी करंट है और दक्षिण में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही बेंगुएला करंट है। यह हमारे वेस्ट कोस्ट इक्वल्स कोल्ड नियम की सीधी पुष्टि करता है। वहीं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील करंट W है, जो ईस्ट कोस्ट इक्वल्स वार्म नियम की पुष्टि करता है। अब परीक्षा के लिए इन सभी नामों को याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए यहाँ निमोनिक्स दिए गए हैं। गर्म धाराओं के लिए ट्रिक है ग्रेट ब्रिटेन नेवर सिंग्स ब्यूटीफुल नेशनल सॉन्ग्स। इससे आपको गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल और नॉर्वेजियन धाराएं याद रहेंगी। ठंडी धाराओं के लिए ट्रिक है लेजी कैट्स ब्रिंग फ्रेश ब्रेड। इससे आपको लैब्राडोर, कैनरी, बेंगुएला और फॉल्कलैंड धाराएं आसानी से याद रहेंगी। अब दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते हैं। यहां भी हम वही पहले समझें फिर ट्रिक वाली विधि अपनाएंगे। नक्शे पर देखें, कुरोशियो करंट W जापान के पूर्वी तट से बहती है। ये अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम की तरह है, इसीलिए इसे जापान करंट भी कहते हैं। ये एक गर्म धारा है। वहीं उत्तर से ओयाशियो करंट आती है, जो एक ठंडी धारा है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया करंट है, जो हमारे वेस्ट कोस्ट इक्वल्स टू कोल्ड नियम की एक और पुष्टि करती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को देखें। यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट W है, एक गर्म धारा। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू या हम्बोल्ट करंट C है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठंडी धारा है और एल नीनो की घटनाओं से भी जुड़ी है। अब इनके निमोनिक्स देखते हैं। गर्म धाराओं के लिए ट्रिक है क्या ईस्ट नॉर्थ साउथ इक्वल। इससे आपको कुरोशियो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल काउंटर करंट याद रखने में मदद मिलेगी। ठंडी धाराओं के लिए ट्रिक है कोल्ड परू, ओए अलास्का कमचाटका। इससे कैलिफोर्निया, परू, ओयाशियो, अलास्कन और कमचाटका धाराएं याद हो जाएंगी। इन मैप्स को देखते हुए थोड़ा समय बिताएं ताकि धाराओं की लोकेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हिंद महासागर और ध्रुवीय महासागरों को देखते हैं। हिंद महासागर की धाराएं बहुत अद्वितीय हैं क्योंकि वे मानसून की हवाओं से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। यहाँ गर्म धाराओं में सोमाली, मोजाम्बिक और अगुलास शामिल हैं। स्लाइड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, इसे ध्यान से समझिए। सोमाली करंट रिवर्सेस डायरेक्शन विथ मानसून विंड्स। सोमाली धारा एकमात्र ऐसी प्रमुख धारा है जो मानसून के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। गर्मियों में ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है और सर्दियों में दक्षिण पश्चिम की ओर। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नीचे हम अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट देख सकते हैं, जो अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर बिना किसी महाद्वीपीय बाधा के बहती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी महासागरीय धारा है। अब निमोनिक्स पर आते हैं। हिंद महासागर की गर्म धाराओं के लिए अमेजिंग सोमाली मांगो साउथ और ठंडी धाराओं के लिए वेस्ट इंडियन मॉनसून। ध्रुवीय धाराओं के लिए ट्रिक है अंटार्कटिका एक्सट्रीमली ब्रूटल। ये निमोनिक्स शायद आपको कुछ बार दोहराने पड़ें, लेकिन इन्हें हिंद महासागर की धाराओं के नामों से जोड़कर याद रखना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर सोमाली धारा की विशेषता। अब तक हमने धाराओं के क्या और कहां को अच्छी तरह समझा है। अब हम तो क्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी पानी के इन विशाल संचलनों के वास्तविक दुनिया में क्या परिणाम होते हैं। चलिए इनके जलवायु और आर्थिक प्रभावों को गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड सीधे तौर पर हमारे गोल्डन रूल से जुड़ती है, जो हमने पहले सीखा था। दुनिया के प्रमुख गर्म रेगिस्तानों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। डायग्राम द रेसिपी को दिखाता है कि रेगिस्तान बनता कैसे है। इसमें दो मुख्य सामग्रियां हैं, एक ठंडी महासागरीय धारा कोल्ड ओशन करंट और अपतटीय व्यापारिक पवनें ऑफशोर ट्रेड विंड्स। ठंडी धारा अपने ऊपर की हवा को ठंडा और शुष्क बनाती है, जिससे बादल नहीं बन पाते, और व्यापारिक पवनें जो जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, बची खुची नमी को भी दूर धकेल देती हैं। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव एक शुष्ककारी प्रभाव डेसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, जिससे अत्यधिक शुष्कता एरिडिटी होती है और रेगिस्तान बनते हैं। उदाहरण के लिए कैनरी करंट सहारा रेगिस्तान के निर्माण में मदद करती है और बेंगुएला करंट नामीब रेगिस्तान के लिए जिम्मेदार है। इसे याद रखने के लिए मास्टर ट्रिक है 1530 वेस्ट इज इक्वल टू डेजर्ट बेस्ट एंड कोल्ड कोस्ट इज इक्वल टू डेजर्ट रोस्ट, यानी 15 से 30 डिग्री अक्षांश पर पश्चिमी तट रेगिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। अब दूसरे आर्थिक और जलवायु प्रभावों को देखते हैं। स्लाइड के बाईं ओर फिशिंग ग्राउंड्स यानी मत्स्य पालन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जब एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती हैं तो वे दुनिया के सबसे अमीर मछली पकड़ने के मैदान बनाती हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मिश्रण क्षेत्रों में ठंडे पानी के नीचे से पोषक तत्व ऊपर आते हैं और गर्म पानी में सूर्य के प्रकाश से प्लैंकटन की वृद्धि होती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग भी कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं लैब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म का मिलन न्यूफाउंडलैंड के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का मैदान बनाता है। इसी तरह ओयाशियो ठंडी और कुरेशियो गर्म का मिलन जापान के पास समृद्ध मत्स्य क्षेत्र बनाता है। इसकी एक सरल ट्रिक है, जहां करंट क्लैश वहां फिश फ्लैश। अब स्लाइड के दाईं ओर देखते हैं, जहां धाराओं के दूसरे बड़े प्रभाव यानी चक्रवात और मौसम पर चर्चा की गई है। साइक्लोन्स और वेदर का नियम है कि गर्म उष्णकटिबंधीय पानी वार्म ट्रॉपिकल वाटर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है। चक्रवात बनने और तीव्र होने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले समुद्र के पानी से निकलने वाली गर्मी और नमी अत्यंत आवश्यक है। ये स्लाइड हमें महासागरीय धाराओं का समग्र महत्व और उनके अनुप्रयोगों को समझाती है। पहला बिंदु है क्लाइमेट रेगुलेशन यानी जलवायु विनियमन। धाराएं पृथ्वी के एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करती हैं, जो उष्णकटिबंध से ध्रुवों तक गर्मी का वितरण करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गल्फ स्ट्रीम है, जो पश्चिमी यूरोप को गर्म रखती है। दूसरा बिंदु है मरीन इकोसिस्टम्स यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये धाराएं पोषक तत्वों को समुद्र के तल से सतह तक पहुंचाती हैं, जिससे प्लैंकटन से लेकर व्हेल तक संपूर्ण समुद्री खाद्य वेब को बनाए रखने में मदद मिलती है। और तीसरा बिंदु है नेविगेशन एंड शिपिंग यानी नौवहन और जहाजरानी। प्राचीन काल से लेकर आज तक नाविक और जहाज समय और ईंधन बचाने के लिए धाराओं के प्रवाह का उपयोग करते हैं। नीचे की पंक्ति इसका सार प्रस्तुत करती है। महासागरीय धाराएं हमारे ग्रह की परिसंचरण प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं, जो सीधे तौर पर स्थानीय जलवायु, वैश्विक मौसम पैटर्न और तटीय राष्ट्रों की आर्थिक व्यवहार्यता को निर्धारित करती हैं। तो हमने इस विषय को विस्तार से समझ लिया है। अब सत्र के अंत में हम एक त्वरित रिवीजन कैप्सूल लेंगे। यह खंड अंतिम समय में पुनरीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी स्मृति में अंकित हो जाएं। चलिए इस 10 सेकंड प्रीलिम्स रिवीजन कैप्सूल को तेजी से देखते हैं। हर बॉक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला, सरफेस इक्वल्स विंड, सार। सतही धाराएं हवा से चलती हैं, बस। दूसरा, डीप इक्वल्स डेंसिटी थर्मोहेलाइन, सार। गहरी धाराएं तापमान और लवणता के कारण घनत्व में अंतर से चलती हैं। तीसरा, ईस्ट कोस्ट इक्वल्स वार्म एंड रेन, सार। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म धाराएं मिलेंगी और वर्षा होगी। चौथा, वेस्ट कोस्ट इक्वल्स कोल्ड एंड डेजर्ट, सार। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं मिलेंगी और रेगिस्तान पाए जाएंगे। पांचवां, नॉर्थ जैर इक्वल्स क्लॉकवाइज, साउथ जैर इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज, सार। उत्तरी गोलार्ध में जाहिर घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। छठा, मिक्सिंग जोन्स इक्वल्स प्राइम फिशिंग, सार। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वे मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान होते हैं। ये